हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर, एक्चुअली ये ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होता है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। साइंटिस्ट ऐसे बिलीव करते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है ये अर्थ के डेवलपमेंट में इसने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। उसने क्या किया है, उसने ये जो हार्मफुल यूवी रेज थे जिसके वजह से लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं था, उसको ये स्क्रीन आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यूवी बी, जो यूवी का जो बी टाइप ऑफ रेज है, यूवी ए भी होते हैं और यूवी बी भी होते हैं। तो यूवी बी को इसने स्क्रीन आउट बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसीलिए क्योंकि इससे यूवी रेज फिल्टर आउट होता है, दैट इज़ वाई इसके नेचुरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है। लास्ट ईयर इट वाज द क्वेश्चन इन योर माध्यमिक एग्जाम कि वाई last year it was a question that why ozone layer is called natural sunscreen. So this was the reason. ओजोन ओवरहेड कितना है इस एरिया में किसी जगह पे, उसको भी मेजर विथ DU विच इज़ अ डॉप्सन यूनिट। आपके MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर फॉर्म कैसे करता है? यूवी रेज जो सन से आती हैं वो रिएक्ट करती हैं O2 के साथ, और O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये उसे एक हाईली ऑक्सीजन रेडिकल में, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल में चेंज कर देती हैं, जो कि फिर किसी और O2 के साथ जाके रिएक्ट करता है और उसे O3 बना देता है। हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के हेल्प से। सी, ये एक O2 है, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से सनलाइट आया, यूवी रेज आया, इसने क्या किया, इसे स्प्लिट कर दिया। सो दिस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ये एक O, ये एक O। ये नेसेंट ऑक्सीजन का एटम हो गया, न्यूली फॉर्म। सो इट इज़ अ न्यूली फॉर्म्ड एटम। ये क्या करेगा, किसी और O2 के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। ये वाला किसी और O2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। सो व्हेन जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इट विल फॉर्म अ O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने डायग्राम से समझा, यहाँ पे रिएक्शन से भी समझ लेते हैं। O2 यूवी रेज आया, 2 ऑक्सीजन एटम में रेडिकल में स्प्लिट हो गया, एंड देन ये वाला किसी और ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट कर लिया। सी, दिस O प्लस O2 विल बिकम O3, दैट इज ओजोन। रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, आप लोग रिएक्शन देख लेंगे। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीट कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन दोनों तरीके से होता है, नेचुरल भी और मैन मेड प्रोसेस भी, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस भी होता है। नेचुरली हमेशा ओजोन और ऑक्सीजन का हमेशा एक बैलेंस बना हुआ होता है। जैसे अर्थ में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक बैलेंस है, वैसे ही ठीक ओजोन एंड ऑक्सीजन का भी एक बैलेंस है। प्रॉब्लम कब होता है? जब एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस की वजह से हम लोग ओजोन को ज़्यादा डिप्लीट कर देते हैं। तो जितना ओजोन नेचुरली फॉर्म नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा आप उसको डिप्लीट कर देते हैं, तब एक कंडीशन अराइज होता है विच इज़ कॉल्ड ओजोन होल। सो लेट अस सी नेचुरली कैसे होता है। नेचुरली देखिए, ये O3 है, एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन जैसे ही अटैच हो जाता है, ये कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा? 4। O4 तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, सो इट बिकम्स 2O2। ठीक है, ऑक्सीजन में फिर से ये कन्वर्ट हो गया। फिर से ये ऑक्सीजन, प्रीवियस जो रिएक्शन था, ऑक्सीजन को यूवी रेज आएगा, इट विल ब्रेक, वो किसी और के साथ जाकर रिएक्ट करके O3 बना लेगा। So this process will continue. O2 will convert into O3 and this process will be vice versa. फिर से O3 जो है वो O2 में बन जाएगा। ये नेचुरली होता रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस की वजह से ओजोन का डिप्लीशन ज़्यादा हो जाता है। ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ऐसे कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन को ज़्यादा डिप्लीट करती है। और जितनी जल्दी ओजोन बन नहीं रहा उतनी जल्दी डिप्लीट हो रहा है। जैसे कि व्हाट आर दोज केमिकल्स जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है? सो वी विल सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, CFC है, CFC ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड दे क्रिएट ओजोन होल। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड के कौन सा ऐसा केमिकल है विच केमिकल is produced from refrigerant or is a refrigerant, ऐसे ही कुछ था, and that depletes oxygen ozone. So the answer will be CFC because CFC हमें ACs और रेफ्रिजरेटर्स से ही प्रोड्यूस होती हैं, एरोसॉल स्प्रेस प्रोड्यूस होती हैं। लेट्स सी वन बाय वन वी विल सी। रोल ऑफ CFC, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ CFC इन ओजोन डिप्लीशन? यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो वेरी वेल एंड गुड।
फर्स्ट इट वॉज, ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मारियो मोलिना. CFCs are widely used in refrigerants, ACs and aerosol sprays. आपके घर में जो रेफ्रिजरेंट है, AC है, जो आप स्प्रे यूज करते हैं, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होता है. CFC UV रेडिएशंस की वजह से टूट जाते हैं. आप देख रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो इट हैज वन क्लोरीन. दैट क्लोरीन एटम जो है वो इसमें से रिलीज हो जाता है. रिएक्शंस में अच्छे से समझते हैं. नाउ दिस इज अ CFC, C, 2 F एंड 2 इट हैज 2 क्लोरीन्स. सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही UV रेज आता है, दिस इज, ये एक्चुअली रेडिएशन शो किया गया है H न्यू से, वो एनर्जी है. सो रेडिएशन है अभी फिलहाल के लिए, आप मान सकते हैं कि ये रेडिएशन आया. इस रेडिएशन ने जैसे ही स्ट्राइक किया, दिस क्लोरीन विल कम आउट एंड व्हाट विल हैपन, ये क्लोरीन यहाँ पे एक स्पेस खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन बन गया और ये क्लोरीन जो है ये अलग हो जाएगा. C1 क्लोरीन हैज बीन सेपरेटेड. नाउ व्हाट दिस सेपरेटेड क्लोरीन विल डू, इट विल गो एंड रिएक्ट विथ ओजोन. What it will form when it get reacted when it reacts with ozone, it forms one O2. देखा आपने, ओजोन डिलीट हो गया, सॉरी डिप्लीट हो गया. ओजोन डिप्लीट होके क्या बन गया, ऑक्सीजन. और जब ये 3 ऑक्सीजन था, 1-2 O2 उधर चला गया, एक जो O था यहाँ प्रेजेंट, जो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम था, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ClO. तो अगर आप नेट रिएक्शन देखेंगे तो नेट रिएक्शन क्या हुआ, CFC में से एक क्लोरीन निकला, वो क्लोरीन जाकर के ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ओजोन को ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन में और एक कंपाउंड बनाता है ClO. तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो ओजोन प्रेजेंट था वो ओजोन कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो गया, O2. नाउ इट इज़ टू बी रिमाइंडेड कि O2 UV रेस से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, कौन करता है, O3. तो जब ClO ने O3 को O2 बना दिया, सो दैट मीन्स आप UV रेस से आपका प्रोटेक्शन खत्म. अब इसी चीज़ को जब पता चला, बहुत सारे कंट्रीज साथ में आए, दे डिसाइडेड कि नहीं कुछ करना होगा, कैसे भी करके ओजोन के डिप्लीशन को रोकना है. सो दे हैव साइंड अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट वाज साइंड इन 1987 एंड इट हैड ओनली वन एजेंडा, दैट दे हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC एंड विच वॉज रादर सक्सेसफुल. काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, रोल ऑफ NOx. व्हाट इज NOx? दैट मीन्स नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स का क्या रोल है ओजोन डिप्लीशन में. एक्चुअली अब CFC तो समझ में आता है कि आपके AC से, रेफ्रिजरेटर से वो निकला एंड इट गोज अप टू दी हायर लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. NO कहाँ से पहुँचता है वहाँ पे, how does nitrogen oxide goes into the atmosphere? You will see NO is used in jet engines and NO2 is actually used as an oxidant for the rocket fuel. Now this rocket fuel का और jet engines का जो chemicals है ये कहाँ चला जाता है, एटमोसफेयर में. We all know कि jet engines and all these they travel through stratosphere, है ना. You remember कि हमने पढ़ा था कि वो turbulence and ये सबको स्किप करने के लिए दे फ्लो थ्रू दी स्ट्रेटोस्फेयर रादर देन ट्रोपोस्फेयर. सो ये जितने भी ऑक्सीजन्स एंड ये जितने भी नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सब डायरेक्टली चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में. वहाँ पे क्या होता है, ये जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लीट करना है. हाउ आर दे डिप्लीटिंग? अगेन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट. NO, पहले एक बार NO का 2 डिफरेंट कंपाउंड्स है. लेट्स सी NO जैसे ही O3 से रिएक्ट करता है, ये NO2 फॉर्म करता है और O2 फॉर्म करता है. ओके, आपने देखा कि किस तरीके से ओजोन डिप्लीट हो गया. नेक्स्ट, यही NO फिर से यही NO आप समझ सकते हैं, या जेट इंजन से जो रॉकेट फ्यूल से जो NO आता है वो भी आप समझ सकते हैं, NO2. वो NO2 अगर अब देखिए यहाँ पे ये जो O3 था ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक O एंड O2. ठीक है, अब यहाँ से तो ये NO चला गया. अब ये किसी और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है, बिकॉज बहुत सारे ओजोन जो है वो वहाँ पे ब्रेक हो रहे होंगे, ये NO2 जैसे ही एक O के साथ रिएक्ट करता है, फिर से ये इसको क्या बना देता है, एक मिनट, हाँ, फिर से ये इसको क्या बना देता है, ये NO रह जाता है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जाने के बाद O2. मतलब आप नेट रिएक्शंस जो देखेंगे, सब कुछ अगर आप कैंसिल आउट कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो सिंपली क्या हो रहा है, O के साथ अगर O3 मिला तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑक्सीजन में. आप सिंपली कैसे याद रखेंगे, आप चाहें तो सिर्फ फर्स्ट वाला रिएक्शन मेमोराइज कर सकते हैं कि NO plus O3 will give you NO2 plus O2.
NO plus O3 will give you NO2 plus O2. Okay, next हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? पहला तो सबको समझ में आ रहा है कि ओजोन में होल हो जाएगा जिसकी वजह से यूवी रेज पेनिट्रेट करेंगी। अब यूवी रेज जैसे ही पेनिट्रेट करेंगी स्किन कैंसर होना शुरू होगा। अच्छा, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आर आइज, इट इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप यील्ड। क्रॉप्स जो है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं वो सर्टेन टेम्परेचर पे उगते हैं, यूवी रेज आने से बहुत सारे रेडिएशंस है, प्लांट सही से नहीं ग्रो कर पाएंगे। ये जो बैक्टीरिया है, एल्गे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स है जिसपे हमारा पूरा एक्वाटिक सिस्टम डिपेंड करता है, इन सब को डैमेज करेंगी। ओके, और टेम्परेचर इन्वर्जन कॉज होगा ट्रोपोस्फेयर में। व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? ट्रोपोस्फेयर में वी ऑल नो कि जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं ना, यू रिमेम्बर एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाता है पर किलोमीटर। सो अगर यूवी रेज ज़्यादा हो जाएं तो वो टेम्परेचर इन्वर्ट कर देगा, यानी ऊपर भी जाते जाएंगे सो यू वॉन्ट फील कोल्डर टेम्परेचर्स बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी ऑफ यूवी रेज। सो ट्रोपोस्फेयर में वो टेम्परेचर को इन्वर्ट करने का भी काम करेंगे। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अब जब यूवी रेज एंटर करना शुरू कर गई, सी सनलाइट से सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड एंड सम बिकम्स हीट। ये सनलाइट आ रहा है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक कर गया, मेजर पार्ट अर्थ के अंदर ही रह जाता है। वाई? ये जो शील्ड है, ये जो शील्ड बना हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का शील्ड है, ये क्या करती हैं? ये ट्रैप कर लेती हैं। सी नेचुरली अगेन ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी तरीके से बुरा है, नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो शायद अर्थ इतना ठंडा हो जाता कि यहाँ पे लाइफ सस्टेन करना मुश्किल था। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली होता है। ये जो CO2 होता है एंड वाटर वेपर होता है, ये क्या करते हैं? ये रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं जा पाता है वो वापस बैक टू स्पेस। सो प्रॉब्लम कब आती है? अगेन जब वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड जितना रुकना चाहिए रेज उससे कई गुना ज़्यादा they are blocking the sun rays due to which the temperature of earth is increasing day by day. लाइफ सस्टेन के लिए जितना चाहिए दैट इज वो तो है ही, उसके अलावा इट इज़ मेकिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एक्सट्रीम। ये प्रॉब्लम है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस बट एक्सट्रीम केस में इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। सो CO2 और अदर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती हैं ये क्या करती हैं? ये ट्रैप करती हैं उस हीट को, इसके वजह से अर्थ वार्म रहता है। वरना अगर अर्थ कोल्ड हो जाए सो द वाटर विल फ्रीज, वी एज ह्यूमन बीइंग एनिमल वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है, ठीक है। इफ देर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यू कैन सिंपली राइट कि सनलाइट आते हैं, सनलाइट comes to the earth's surface, some of which is blocked by gases like CO2, H2O, NO2, SO2. These gases are known as greenhouse gas and this effect is known as greenhouse effect. Now the problem arises, see this is a greenhouse. ये greenhouse क्या है? उसी के नाम पे आया है ये greenhouse effect. ये greenhouse क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा cold temperatures होते हैं, they are not able to grow the crops. सो व्हाट दे डू, एक उन्होंने घर बनाया हुआ होता है शीशा का एंड दैट सेम प्रोसेस इज डन। सनलाइट एंटर्स एंड अगेन सनलाइट को ब्लॉक कर लिया जाता है तो ये एरिया ज़्यादा वार्मर हो जाता है, दैट इज़ वाई द क्रॉप्स विल ग्रो। नाउ द प्रॉब्लम इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत हुआ एंड अभी भी ड्यू टू व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स and different type of industries and factories, we are releasing immense amount of carbon dioxide which is very much greater than ever in the history of earth. So that carbon dioxide is going and it is actually playing a significant role in global warming or the greenhouse effect. Okay, so we will see ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और आगे चल के यही क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है कि दिस इज बिकमिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो वी विल सी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। फिर से मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम में मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, आंसर्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर ले रिफ्लेक्टेड रेज को, ठीक है, जो अर्थ से जा रहे होते हैं रिफ्लेक्ट करके, और इसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज करे, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। शॉर्ट में सिंपल में 2 लाइन का आंसर है, यू कैन मेमोराइज। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यही भूल होता है हम लोगों से, वाटर वेपर H2O in vapor form is a greenhouse gas, nitrous oxide, oxygen etc. नॉन ग्रीन हाउस गैसेज अगेन काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, यू हैव टू MCQ में, फर्स्ट MCQ ऑफ योर पेपर विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. सो व्हाट इट विल आस्क के इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है. अच्छे से दिमाग में फिट करके रखिएगा, NO2 and O2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज टू आर नॉन ग्रीन हाउस गैस, और ये दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. आपको पता होगा सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है, नाइट्रोजन, एंड द सेकेंड अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन, एंड दीज टू आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी बट दे आर नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. अगर ये दोनों ग्रीन हाउस गैस होते तो अर्थ का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. सो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है बट ये ग्रीन हाउस नहीं है. ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है. विदाउट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, अगर नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस ऑफ द होल अर्थ, और यहाँ पे सर्वाइव करना वुड हैव बीन next to impossible. So greenhouse is also very necessary. Now because of the greenhouse increased greenhouse effect, what is happening, the temperature of earth is increasing and it is increasing to so much, इतना ज़्यादा increase हो जा रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर सर्वाइवल लिमिट से ज़्यादा हो जा रहा है ना. पोलर आइस कैप्स मेल्ट होना शुरू कर दे रहे हैं, एनिमल्स जो हैं डिफरेंट, जो एनिमल्स जो है जो कोल्डर वेदर में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर. सो वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अगर आपके एग्जाम में इवन आया भी है, आई थिंक किसी ईयर ये क्वेश्चन आया था कि हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर रिलेटेड. येस, दे बोथ आर रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से, इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. सन वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे आर ब्लॉकिंग द सन रेज, दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग कि अर्थ का टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. दैट इज वाई आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करो, एंड देन यू रिलेट कि ये कॉज है तो ये उसका इफेक्ट है. बिल्कुल दोनों रिलेटेड है. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या होता है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट करेंगे, बिल्कुल इंक्रीज टेम्परेचर हो गया ना, पोलर आइस कैप मेल्ट करेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, अर्थ पे तो पानी वगैरह कांस्टेंट है ना, पानी कोई बाहर आके लेके थोड़ी जा रहा है, तो वो पानी क्या होगा, सी लेवल विल इंक्रीज, सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं, जो बीच साइड हैं, दे विल स्टार्ट सबमर्जिंग, यू नो, एंड इन बंगाल वी आर एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस सबमर्जेंस. सुंदरबन में देयर आर मेनी आइलैंड्स विच आर डे बाय डे दे आर सबमर्जिंग, है ना, एंड वहाँ के लोग शिफ्ट हो रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लैंड बिकॉज सी लेवल धीरे धीरे, एक दिन में तो इट इज़ नॉट कैटास्ट्रॉफिक कि एक दिन में पूरा पानी बढ़ जाएगा, बट डे बाय डे कुछ इंचेस ऑफ लैंड, जहाँ पहले लैंड हुआ करते थे, पानी थोड़ा और आगे बढ़ गया है, पानी थोड़ा और आगे बढ़ता ही चला जा रहा है. इट इज़ कंज्यूमिंग द लैंड, स्कूल्स, विलेजेस. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से वी आर एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट हैंड. सो कोस्टल एरियाज सबमर्ज होंगे, बायोडाइवर्सिटी विल रिड्यूस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई. सो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा. एंड वी ऑल नो कि हमारा जो इकोसिस्टम है ये कहीं ना कहीं हर एनिमल पे डिपेंडेंट है. अगर कोई एनिमल बिल्कुल तरीके से एलिमिनेट हो जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इफेक्ट ज़रूर करेगा. शॉर्टर विंटर्स होंगे, समर्स बहुत लॉन्ग होंगे, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा बिकॉज जो विंटर के जो क्रॉप्स होंगे उनको ग्रो करने में बहुत दिक्कत आएगा, वेजिटेबल्स को ग्रो करने में दिक्कत आएगा बिकॉज समर विल, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समर्स आर गेटिंग शॉर्टर डे बाय डे, है ना, सॉरी my mistake, winters are getting shorter day by day and summers are getting longer. So next आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये एक आइलैंड था, पहले किसी टाइम पे वाटर लेवल यहाँ पे हुआ करता था एंड ये पूरा लैंड था. क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पानी जो है ये सबमर्ज कर गया उस आइलैंड को, ओनली अ टिप ऑफ इट बाकी बचा है, ये भी कुछ दिन में सबमर्ज हो जाएगा. नेक्स्ट ग्लेशियर्स, जो कभी इसी ये नॉर्थ पोल का मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये किसी टाइम पे आर्कटिक सर्कल के पास जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे कुछ इस तरीके के ग्लेशियर्स होते थे. बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल ऑफ दीज सब मेल्ट हो गया एंड देयर इज ओनली अ बेरन फॉरेस्ट, सॉरी बेरन माउंटेन, सारे स्नो मेल्ट हो गए.
ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कैसे करें, ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर लिए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, अगर हम लोग सही से फॉलो करें तो एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल अ मेजर पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या। कंट्रोल यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कंप्लीट तरीके से बर्न नहीं होते एंड दे लीव कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आप जितना हो सके इसको कंट्रोल करें। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो एलपीजी के लिए सब्सिडी देती है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नो कि भाई हम सबको धीरे धीरे कोल से कहाँ शिफ्ट होना है, एलपीजी में, है ना। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने जाओ, यू विल गेट सब्सिडी। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग कि भाई जितना ज़्यादा हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल इन सब पे डिपेंडेंट है, इट चेंजेस इनटू मोर क्लीनर फ्यूल्स। लाइक हम लोग एलपीजी पे शिफ्ट हो गए एंड देन वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो जितना ज़्यादा हम लोग फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सो अगर आप फॉसिल फ्यूल का कंट्रोल कर ले, सो ग्रीन हाउस गैस को भी आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। अफॉरेस्ट्रेशन जितना ज़्यादा हो पेड़ लगाएं हम लोग, और डिफॉरेस्ट्रेशन को चेक करें बिना मकसद के डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी बट सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी। ऐसा डेवलपमेंट हम लोगों को नहीं क्रेव करना चाहिए जिसके वजह से फिर हम लोग अर्थ में हमारे आने वाले जनरेशन सस्टेन ना कर पाएँ। आपने बड़े बड़े स्काई क्रेपर्स बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, मेट्रोज बन गया, एंड जो फॉरेस्ट थी, जो आप लोगों ने रिसेंटली एक वीडियो देखा ही होगा, है ना, कि फॉरेस्ट इज़ बिन कट, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, ऑल एनिमल्स आर स्क्रीमिंग। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे कि फिर यहाँ अर्थ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाए। डेवलपमेंट से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए कि ऐसा डेवलपमेंट हो जो हम रहें और हमारे साथ साथ आने वाली जनरेशन्स भी बिल्कुल अर्थ को अच्छे से रह पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बिल्कुल जितना ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो पाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बैटरी ऑपरेटेड कार्स, अगेन बैटरी से चलने वाले कार्स हों, वैन्स, बाइसिकल्स को ज़्यादा इंकरेज करें, बिकॉज वी ऑल नो बाइसिकल बहुत ही क्लीनर टाइप ऑफ व्हीकल है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है जो आप बाइक से कवर कर रहे हैं, है ना। जैसे लेट्स से यू वांट टू गो टू द मार्केट, एंड ये आप डेली अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। यू वांट टू गो टू द मार्केट एंड बाई सम वेजिटेबल्स। अब नाउ आप बाइक ले जा रहे हैं, सो वाई टू टेक बाइक? आइदर आप पैदल चल लो ना, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और यू यूज़ अ बाइसिकल। उससे क्या हो रहा है, आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। आप एज एन इंडिविजुअल आप कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन ऑल्सो डू कंट्रोल इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इंडस्ट्रीज से जितनी ग्रीन हाउस गैसेज निकल रहे हैं उस पर कोई चेक हो। ऐसा ना हो कि बस वो लोग आराम से एमिट कर रहे हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग टू मिनिमाइज वेस्ट प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हम लोग करें, इन सबको हम लोग रिसाइकिल कर पाएँ और जितना हो सके उसको रीयूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस वन शॉर्ट वीडियो ही बनाती हूँ। फ्यूल थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में आएगा बहुत जल्द। सो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।